नमस्कार विद्यार्थियों। साहित्यिक कालखंडों के ऊपर हम विवादों का अध्ययन कर रहे थे और हम आदिकाल का कर चुके थे अध्ययन। अगला जो विवाद है वो रीति काल संबंध में है। मैंने आपको बताया था केवल दो ही युग ऐसे हैं जिनके ऊपर अधिकतर आलोचकों साहित्यकारों में नामकरण को लेकर के मतभेद है। तो दूसरा नाम यहाँ पर जो आ रहा है वो रीति काल का आ रहा है। अब ये समझते हैं कि विवाद किस बात पर है। विवाद का मुख्य विषय क्या है कि इसमें रीति की प्रधानता है या श्रृंगार की प्रधानता है। इन दोनों में से किसकी प्रधानता मानी जाए। रीति का मतलब है परिपाटी, एक मार्ग, एक रास्ता, एक शैली, और श्रृंगार का मतलब है तो हम यहां किसी रस विशेष की ही बात कर रहे हैं, यानी किसी काव्यांग रस आ गया और उस रस का भी सिर्फ एक रस, यानी कि सिर्फ श्रृंगार रस की ही बात। तो क्या समस्त रचनाएं ऐसी थी जिनमें श्रृंगार था? ऐसा तो नहीं है। उसमें वीर रसात्मक काव्य भी देखने को मिलता है। और क्या ऐसा वर्णन था कि समस्त एक ही प्रकार की रीति परिपाटी या मार्ग का अनुसरण कर रहे थे? इस बात को लेकर के विवाद चला और समस्त आलोचकों द्वारा जो अलग अलग नाम दिए गए यहाँ उनकी चर्चा करेंगे और उसके संबंध में क्या विवाद, उन पर क्या आक्षेप लगे, किस कारण से वो नामकरण मान्य नहीं हुआ, उस बात की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं मिश्र बंधु का, जिन पर विवाद हुआ। मिश्र बंधु मैंने आपको बताया था श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, तीन भाइयों का नाम है। मैं बार बार इस बात को क्यों बोलती हूँ कि हाँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ बताना नहीं बल्कि आपको ये नाम याद करवा देना, कंठस्थ करवा देना मेरा उद्देश्य है। तो मिश्र बंधु ने इस युग को अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल कहते ही ये आक्षेप लगा कि यहां इनका तर्क क्या था। इन्होंने ये कहा कि अलंकारों की प्रधानता है, इसलिए हम इस युग को अलंकृत काल कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में अलंकारों की जितनी भी कृतियां हैं उनमें अलंकारों की प्रधानता पाई गई। और हम देखते भी हैं जितनी भी रीतिबद्ध और मुक्त रचनाएं हैं या सिद्ध रचनाएं हैं उनमें है अलंकारों की प्रवृत्ति। लेकिन क्या सिर्फ अलंकार ही थे? अलंकार केवल एक काव्यांग की बात करें? क्या रस को छोड़ दें हम यहां पर? तो इन पर आक्षेप ये लगता है कि ये तो एक काव्यांग मात्र ही है। शेष काव्यांगों को, रस को, छंद को और इसके अंदर नायिका नायक नायिकाओं के प्रकारों पर भी प्रकाश डाला गया, उन सभी को छोड़ दिया जाए। अलंकार तो एक काव्यांग मात्र के, क्या सिर्फ एक काव्यांग के नाम पर इस पूरे युग का नामकरण कर देना न्याय संगत है? दूसरी बात, ये अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। अतिव्याप्ति का यहां पर मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक हिस्सा ही ऐसा है कृतियों का जिनमें अलंकारों का समावेश देखने को मिलता है। सामान्यतः जो बद्ध रीतिबद्ध साहित्य है उनमें आपको अलंकारों की प्रचुरता देखने को मिलेगी। लेकिन क्या वह पर्याप्त है? सिद्ध और मुक्त को इन्होंने छोड़ दिया, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष हो गया। अगला, ये किसी प्रवृत्ति की ओर संकेत नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया। जो भी कालखंड किसी प्रवृत्ति की ओर संकेत नहीं करेगा वो विवादित होगा। जैसे आदिकाल में रहा उसी प्रकार रीति काल में भी ये अलंकार काल या अलंकृत काल जो इन्होंने नाम दिया, ये किसी प्रवृत्ति की ओर संकेत नहीं करता और एक काव्यांग मात्र के नाम पर ही इस युग का नामकरण कर देने के कारण ये नाम विवादित रहा। अगला है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने इसे कला काल की संज्ञा दी। अब यदि किसी युग को हम कला काल कह रहे हैं, इसका मतलब हम उसके भाव पक्ष को उपेक्षित कर रहे हैं। दो पक्ष होते हैं किसी भी काव्य के, एक होता है उसका कला पक्ष और एक होता है उसका भाव पक्ष। तो कलाकाल कहने से उसका पूरा का पूरा ऐसी रचनाओं का संग्रह, ऐसी रचनाएं जिनमें भाव पक्ष की यानी हृदय पक्ष की प्रधानता रही,
वो सब उपेक्षित हो गया, यानी उस सब को क्या इस युग में कला ही माना जाएगा? इस वजह से यह नामकरण भी मान्य नहीं है। यह भी विवादित रहा कि उनका ऐसा मानना है, आलोचकों का जिन्होंने इन पर आक्षेप लगाए, उनका यह मानना है कि सिर्फ कला पक्ष ही प्रभावशाली नहीं था, बल्कि इस युग का जो रीति मुक्त कवियों का जितना भी वर्णन है, जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें भाव पक्ष या हृदय पक्ष की प्रधानता थी। तो उसकी वजह से ये नाम जो है उन कृतियों की वजह से उपयुक्त नहीं है। अगला नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का लेकर के चलते हैं हम, जिन्होंने इसे श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत नामक कृति में इसका नाम श्रृंगार काल रख दिया। तो श्रृंगार काल रखने पर इन्होंने शुक्ल जी का हवाला दिया कि शुक्ल जी ने अपने से पूर्व भी कहा क्या कि यदि इस युग को, रीतिकाल जिसको उन्होंने नाम दिया था, कि यदि इस युग को श्रृंगार काल कह दिया जाए तो कोई आपत्ति हमें नहीं है, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता है। लेकिन यदि समेकित रूप से देखा जाए तो इसमें वही गलती है जो कि हमारे कला काल में और अलंकृत काल में रही है, कि क्या सिर्फ श्रृंगार रस की प्रधानता ही रही? क्या अन्य रसों की प्रधानता इस युग में नहीं थी? लेकिन ऐसा नहीं था। इस श्रृंगार काल नाम रखने से जो वीर रसात्मक जितना भी काव्य था, भूषण सूदन लाल का काव्य जो इस युग का था, वो यहां पर उपेक्षित हो जाता है। इस वजह से सिर्फ एक रस के नाम पर इस काल का नामकरण कर देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अगला है रीतिकाल, जो कि सबसे ज्यादा मान्य रहा। जैसे वहां हजारी जी का, वैसे ही यहाँ पर रीतिकाल। आपको बता दूं कि रीति काव्य सबसे पहले संज्ञा जो ग्रियर्सन द्वारा दी गई थी, उसमें समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। समस्त साहित्य प्रवृत्तियों का समावेश कैसे? रीति मैंने आपको बताया कि रीति का मतलब है एक मार्ग, एक परिपाटी, एक शैली जिस पर समस्त लोग चले। तो आप देखिए जितने भी काव्यांग परिचय वाले ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसे हम लक्षण ग्रंथ की संज्ञा देते हैं, वो एक प्रकार की रीति थी, जिसका आगे के जो चिंतामणि और केशव द्वारा लिखे गए और परवर्ती समस्त रचनाकारों या कवियों द्वारा उनका अनुसरण किया गया, उस परिपाटी पर चला गया। इस वजह से इस काल को, इस नाम को यहाँ न्याय संगत ठहराया जा सकता है। दूसरा, यह रीति सर्वव्याप्त है। कैसे? कवि का जीवन भी रीति पे चल रहा है और कवि के आश्रयदाता का जीवन भी रीति में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस युग की मानसिकता में ही रीति है। तो चाहे हम रीतिबद्ध देखें, मुक्त देखें या सिद्ध देखें, समस्त प्रकार के कवियों की रचनाओं में एक रीति का अनुसरण हमें, एक परिपाटी का, एक मार्ग का अनुसरण हमें देखने को मिलता है। इसलिए जब तक कोई अन्य नाम नहीं मिलता, ये नाम इस युग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। तो हमने आज दो विवादों का अध्ययन किया। एक आदिकाल संबंधी विवाद, नामकरण का, प्रमाणिकता का विवाद अलग है। दूसरा रीतिकाल का नामकरण का विवाद। इन दो विवादों को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इस पर एक बड़ा प्रश्न तैयार करें, ऐसी मेरी आपको सलाह है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे के जितने भी वीडियो होंगे उस पर हम सबसे पहले तो अध्ययन करने वाले हैं, जो आदिकाल के संबंध में जितना भी अध्ययन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे उसकी प्रमाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के। आदिकाल की जहां चर्चा कर रहे हैं, एक सबसे पहला बिंदु है आदिकाल की प्रमाणिकता, जिस पर आलोचकों के 3 वर्ग हम पढ़ने वाले हैं। प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले आलोचकों का वर्ग। तो परीक्षाओं में कई बार प्रमाणिकता को लेकर सर्वाधिक बार सवाल पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और स्नातक स्तर की परीक्षाओं में भी। अगर स्नातक स्तर पे पूछा जाता है तो छोटा सवाल बनता है कि आदिकाल की प्रमाणिकता के संबंध में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
या आदिकाल की प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता को स्पष्ट कीजिए। लेकिन यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि किसी एक आलोचक का नाम दे दिया और ये पूछ लिया कि इनको किस श्रेणी में रखा जाए, प्रमाणिकता मानने वालों की श्रेणी में, अर्ध प्रमाणिक में या अप्रमाणिक में। या फिर निम्न में से कौन सा आलोचक रासो काव्यों को, अब ये प्रमाणिकता किसके संबंध में थी आदिकाल में, रासो काव्यों के संबंध में, रासो काव्य की प्रमाणिकता। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इस युग की प्रवृत्तियां। कौन कौन सी प्रवृत्ति इस युग में हावी रही और इस युग के प्रमुख कवियों में किस किस प्रकार की, उनके रचनाओं में किस किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और जो भी हमको मिलेंगे, यानी सिद्ध, हम वर्गीकरण करेंगे रचनाओं का, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो काव्य और इसके अलावा फुटकल काव्य, ये जो 4 प्रकार के काव्य हम पढ़ने वाले हैं इस युग में, उन समस्त काव्यों से, उनसे संबंधित मुख्य कवि है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी रचनाओं के नाम, उनकी रचनाओं में क्या खास बात है, इन सभी में तीनों में मुख्य कवियों का वर्णन, साथ में इनकी प्रवृत्तियां कैसी थी, इस प्रकार के साहित्य की क्या विशेषताएं थी उसका अध्ययन करेंगे, रासो काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, रासो शब्द की व्युत्पत्ति का अध्ययन करेंगे और उसकी प्रमाणिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो फुटकल काव्य है जिसमें मैंने आज चर्चा की थी कि खुसरो की पहेलियां और ढोला मारूरा दुहा जैसी रचनाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों, उस काल की रचनाओं, उस काल के कवियों की विशेषताओं, उनकी रचनाओं की विशेषताओं और साथ में प्रवृत्तियों का भी, प्रवृत्तियों के साथ साथ एक और चीज जो प्रवृत्तियों को पुष्ट करने में मायने रखती है, शुक्ल जी ने कहा था, जैसे परिस्थितियां, उस युग में कैसी परिस्थितियां थी और किस प्रकार, उन परिस्थितियों से प्रेरित किस प्रकार का साहित्य था, इन सभी की हम चर्चा आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। तो इन सभी वीडियोस को देखते हुए साथ साथ अपने प्रश्नों के उत्तरों को भी तैयार करो। जो आज के हमने विवाद पढ़े हैं उन दोनों विवादों पर बड़ा सवाल बनता है, तो आप एक बड़ा सवाल लिख करके तैयार करें और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।